नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल हॉरिजन साइंस, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि अपने हर नए नए वीडियो में केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को मिस्ट्री से हटा के इंटरेस्टिंग वे में आप समझ सको। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ द प्रॉपर्टीज़ चेंज इन द पीरियडिक टेबल। हाउ डू दे ग्रेड, वो ज़्यादा हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्या हो रहा है उन प्रॉपर्टीज़ का जो एलिमेंट्स की हैं जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियडिक टेबल में, तो प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही हैं, ये हमें आज सीखना है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ओके, क्योंकि हम वही पढ़ने वाले हैं जो सब आपने ऑलमोस्ट पढ़ रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, everybody knows at the center there is a very cute nucleus. Protons are positively charged, this also we know, and in the surrounding electrons are there which are revolving. अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, छोटी सी एक बात है। ये क्या है? प्रोटॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अपोजिट चार्जेस always attract each other. There will be an attraction between proton and electron. They always attract. अब कितना इफेक्टिवली अट्रैक्ट करते हैं, कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीन्स जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो कितना इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब डेफिनेटली बेटा, इफ प्रोटॉन्स आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड अट्रैक्शन इज देयर, बट डू यू थिंक एनी अदर फोर्स विल ऑल्सो बी देयर, विल ऑल्सो बी एग्जिस्टिंग? ऑफ कोर्स यस। सपोज अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज कमिंग टू इट, because configurations like when we fill k element shell, so when k shell is completely filled then L shell, so new electrons would be coming to the shells. आपको पता है ये वाला वैलेंस शेल कैसे बिहेव करेगा? ये वाला शेल कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखी? यस, कैप्टन अमेरिका की शील्ड बिल्कुल उस शील्ड की तरह काम करेगा। ओके, और नहीं तो आपने अगर कैप्टन अमेरिका मूवी नहीं भी देखे तो इट इज़ ओके। राजा महाराजाओं के टाइम पे लड़ाइयाँ कैसे होती थी? बाहुबली में, बाहुबली 2 में आपने देखा होगा कैसे लड़ाइयाँ होती थी। एक हाथ में होती है तलवार, दूसरे हाथ में होती है शील्ड, एक गोल्ड कलर की प्रोटेक्टिव शील्ड। वो वही है, प्रोटेक्टिव शील्ड है, प्रोटेक्शन दे रही है। किसको? न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही है नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रॉन से। कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? कैसे? देखो, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। अब क्या होगा? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, so negative charges repel each other. These two electrons will repel each other. So these electrons which are already existing will not allow these electrons easily to come. So that will be a repulsion force, and which is chemically named as shielding effect. This was the reason that I have given you example of Captain America's shield, because this is working as a shield, so we have given the name shielding effect. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो कहा था कि हम प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन पढ़ेंगे और हम ये तो कुछ और पढ़ रहे हैं। तो बच्चे, प्रॉपर्टीज़ में ग्रेडेशन इन्हीं 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव है, शील्डिंग इफेक्ट कितना इफेक्टिव है, किस लेवल पे ये रेशोज़ कम ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हीं सब पे डिपेंड करेगा कि प्रॉपर्टीज़ कितनी कम ज़्यादा हो रही हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है अभी देखने वाले हैं वीडियो में। देखते रहिए अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, अभी तक तो हमने ये पढ़ा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है। अब हम देखते हैं एक बार पीरियड्स का कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं एलिमेंट्स का। Suppose I have started with lithium, beryllium. What is next? Boron, yes, carbon, nitrogen, oxygen, and so on. Okay. These are the elements which you need to remember till 1 to 20. 1 to 20 elements must be on your tips. That if I suppose I'll ask which is on 10th number element, so you must know what is it. What is it? Although think, I'll also tell definitely what is the 10th element.
Yes, neon. So when you will write this way as an example in the periodic table in the periods, and you have to learn till 1 to 20 elements for sure. In my very next video, I will tell you the tricks, or else I can say that I'll tell you a song which will help you to learn this periodic table till at least 1 to 20. So proton number, electron number are always same. अच्छा, कितने प्रोटॉन होते हैं लिथियम में? लिथियम कौन से नंबर पे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम थर्ड नंबर पे, तो 3 प्रोटॉन्स होंगे. देन बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम फोर्थ नंबर. सिमिलरली बोरॉन 5 नंबर, कार्बन 6 नंबर, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 एंड सो ऑन दिस वे. ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? डेफिनेटली 2 1 फॉर दिस, 2 2 फॉर दिस, 2 3 फॉर दिस, 2 4, 2 5, 2 6. अभी क्या है, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं. एक बहुत इजी सी बात हमने की, प्रोटॉन नंबर्स हमने लिखे, इलेक्ट्रॉन नंबर्स हमने लिखे और हमने उनके कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिए. ठीक है, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरी पुरानी एक वीडियो देखी है तो, जिसमें हमने ये मेंशन किया है कि हाउ टू लोकेट द पोजीशन. हम एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल में पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं कि कौन से पीरियड में है, कौन से ग्रुप में है. आपको सीखना है तो मत भूलना मेरा चैनल देखना, उसमें है ये वीडियो. 1 2 कौन से पीरियड में होगा? ये सेकेंड पीरियड में. 1 2 second period. Shell numbers we are counting, that last electron is in which shell. So number 1 shell, number 2 shell. So 1 2 1 2. Similarly this is also second shell, second shell, second shell, second shell. So ultimately these all elements are from second period. So this we want to know in periods when we move left to right, how the situations of the properties change. बहुत देर से पढ़ रहे हैं. अब एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा गेम की बात करते हैं. नहीं तो आपको लगेगा ओ माय गॉड कितना बोरिंग है, पढ़े जा रहे हैं. चलो एक गेम खेलते हैं. हम एक गेम खेलते हैं टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर तो सबको पता है ना, रस्साकस्सी. कुछ लोग इधर खड़े हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं और बीच में से हम रस्सी को खींच रहे हैं, है ना. अगर उधर वाले लोग जीत गए तो रस्सी उनकी तरफ चली जाएगी, इधर वालों की तरफ रस्सी आ गई तो इधर वाले लोग जीत जाएंगे. ऐसा ही कुछ चल रहा है. ठीक है, अब देखो कैसे चल रहा है ये गेम. पढ़ना तो पड़ेगा, केमिस्ट्री में गेम को इन्वॉल्व कर लेते हैं. कितने प्रोटॉन्स हैं? 3. हम ऐसा करते हैं, इन्हें मानते हैं कि ये लोग हैं, तो 3 लोग मिलके कितने शेल्स को खींच रहे हैं? प्रोटॉन्स हैं ये, देखो प्रोटॉन्स हैं ये, और ये हमारे शेल. तो प्रोटॉन मिलके शेल को खींच रहे हैं. कितने प्रोटॉन मिलके? 3 प्रोटॉन मिलके 2 शेल्स को खींच रहे हैं. अब इनको लगा यार ऐसे तो जीत नहीं पा रहे हम, तो उन्होंने कुछ क्या किया, इधर एक और मेंबर ऐड कर दिया. अब कितने लोग हो गए? 4 लोग. अब 4 लोग मिलके 2 शेल को खींच रहे हैं. देखो क्या होता जा रहा है आगे आगे. 5 लोग मिलके 2 शेल को खींच रहे हैं. 6 लोग मिलके 2 शेल को खींच रहे हैं. 7 हो गए 2 शेल को खींच रहे हैं. 8 हो गए 2 शेल को खींच रहे हैं. भाई कुछ नहीं हो सकता, ये तो जो 2 शेल है बेचारे ये तो हारेंगे. अब हारेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है. पहले 2 शेल को 3 प्रोटॉन खींच रहे थे, अब 2 शेल को 4 प्रोटॉन खींच रहे हैं, अब 2 शेल को 5 प्रोटॉन खींच रहे हैं, अब 2 शेल को 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं. तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ता जा रहा है. इट मीन्स क्या बढ़ता जा रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. कि प्रोटॉन कहाँ है? न्यूक्लियस में है, और वो अपने चार्ज से इफेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. तो जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है. और शील्डिंग इफेक्ट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? क्यों नहीं पड़ रहा? 2 ही शेल है, 2 ही शेल है, 2 2 2 2. एवरीवेयर 2 शेल्स आर देयर. अब जब 2 ही शेल हैं तो शील्डिंग इफेक्ट तो 2 ही शील्ड्स का रहा ना, तो शील्डिंग इफेक्ट तो नील है. नील नहीं कह सकते, शील्डिंग इफेक्ट 2 ही शेल का है, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट सेम है. इन एवरी केस शील्डिंग इफेक्ट सेम है, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है. अब उससे होगा क्या? मैंने बताया था ना रस्साकस्सी में क्या होता है, उधर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो रस्सी उधर चल जाएगी, इधर ज़्यादा लोग होंगे तो रस्सी इधर आ जाएगी. वही यहाँ पे हो रहा है. भाई जितने मेंबर्स बढ़ते गए उतना ही शेल्स प्रोटॉन्स की तरफ
जाते जाएंगे। उससे क्या होगा, देखो ये प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे, हमने प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ा दिया और पास आते जा रहे शेल, क्योंकि 2 ही शेल थे, ठीक है, यहाँ हम और ड्रॉ कर लेते हैं, 2 ही शेल थे, इन 2 शेल्स को प्रोटॉन्स खींचते जा रहे हैं, नंबर बढ़ता जा रहा है प्रोटॉन का, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये शेल्स अपनी पोजीशन से थोड़ा सा चेंज होके न्यूक्लियस के पास में आ जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास में आ गए। अब बेचारे शेल्स कितनी देर तक टिके रहेंगे जब न्यूक्लियस उनको बहुत इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच रहा है। तो इससे क्या हुआ बेटा, देखो पहले कितनी रेडियस थी, ये रेडियस थी, ठीक है, ये रेडियस थी पहले, अब कितनी रेडियस रह गई, यहाँ से कम हो गई, रेडियस हैज़ बीन डिक्रीज्ड। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट when we move in the periods left to right, atomic radius decreases. Atomic radius decreases, very important. In exam also question comes, why atomic radius decreases in a period. So what is the reason? Effective nuclear charge increases but shielding effect remains same. क्या होगा भाई, प्रोटॉन जितना इफेक्टिवली शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, शेल थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, साइज ऑफ जो रेडियस है, साइज है एटम का, वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारी सबसे मेन प्रॉपर्टी है। बाकी प्रॉपर्टीज़ में तो फिल इन द ब्लैंक्स है। कैसे, चलो मैं पहले प्रॉपर्टीज़ लिख देती हूँ, फिर आप खुद भी फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटेलिक कैरेक्टर्स, एज वेल एज अलॉन्ग विद मेटेलिक कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। ओके, ये सब फिल इन द ब्लैंक्स हम अभी फिल कर लेंगे कि क्या होगा इनमें। एक है हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बस वी नीड टू स्टडी दीज प्रॉपर्टीज़। अब ये साइज सब प्रॉपर्टीज़ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। कैसे डाल रहा है, देखो मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। सेम है बेटा, इलेक्ट्रॉन भी कोई फ्री में नहीं आते, है ना। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स को हम खरीदते नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन्स का भी एक अमाउंट है, एनर्जी। ये कैसे वर्क करता है, देखो समझो, इधर समझो बोर्ड पे। इफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू द एटम, ठीक है, इन दैट केस एनर्जी टू बी पेड बाय द एटम। एटम को इलेक्ट्रॉन मिला तो एटम को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ढंग से समझना, अगर हम इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो, मैं दोबारा बताती हूँ। हमने क्या किया, जब हम एटम को एनर्जी दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, पर जब हम एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एटम एनर्जी को बाहर निकालेगा, ठीक है। टिट फॉर टैट है, आप एक हाथ ले एक हाथ दे, सिंपल बात है। पर अब सोचो, जब साइज छोटा हो गया, ठीक है, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के और पास आ गए। अब न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आ गए इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, अपने पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और साइज़ भी छोटा हो गया, ज़्यादा पास आ गए। तो आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, वो तो अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस की तरफ, वो बाहर जाएगा ही नहीं। अब जब इजीली इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली जाना ही नहीं चाहता है, फिर भी हमें तो चाहिए। मार्केट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है पर हमें तो चाहिए। अब शॉप वाला बोलेगा बेटा है तो 100 रुपये की, दूंगा 200 रुपये की, पर हमें पता ना हमें तो चाहिए और हमें कहीं और से मिल भी नहीं पा रही। अब क्या करें, 200 रुपये दे के खरीदनी पड़ेगी अगर वो बहुत रिक्वायरमेंट की चीज़ है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना ही पड़े, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गिविंग इज़ नॉट ईजी इफ द साइज इज स्मॉल, बट फिर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़े तो ज़्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना उतना आसान नहीं रहेगा।
अगर साइज़ छोटा होता जा रहा है तो वही बात है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो साइज़ छोटा होता जा रहा है। क्योंकि साइज़ छोटा होता जा रहा है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज़ द इलेक्ट्रॉन। आप मेरा चैनल देखो, उसमें एक वीडियो में और समझा रखा है मैंने इसी कॉन्सेप्ट को कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमने अभी देखा कि अगर साइज छोटा होता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। इट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है। सेम कॉन्सेप्ट है। अब हमें इलेक्ट्रॉन देना है, सोचो एटम को कितनी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ये तो जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा, इसको चाहिए। वही वाली बात थी, हमें बुक चाहिए थी तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़े। एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये देना नहीं चाहता पर ये लेना तो चाहता है ना, तो क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत है तो ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी जस्ट रिवर्स है। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, एनर्जी रिलीज्ड बाय द एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। बट आप बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझोगे, कोई साइंस नहीं है, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस। साइज़ छोटा है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं आसानी से, तो ज़्यादा एनर्जी दो। साइज़ छोटा होता जा रहा है तो ज़्यादा एनर्जी दो। साइज़ छोटा है तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा क्योंकि इसको ज़रूरत थी। साइज़ छोटा होता जा रहा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके ज़्यादा एनर्जी देगा क्योंकि इसको ज़रूरत थी, तो एनर्जी बढ़ गई। सिंपल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज्ड। अब मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ओके, मेटल्स मीन्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सबको पता है मेटल मतलब भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, चाहिए नहीं हमें, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं इतनी देर से? साइज़ छोटा हो गया। साइज़ जब छोटा हो गया तो इसकी इच्छा नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की, ये देगा नहीं जल्दी से। अब देगा ही नहीं तो मेटल कैसे बनेगा? मेटल होने के लिए तो इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज़रूरी है। सो व्हेन साइज डिक्रीजेज मेटेलिक कैरेक्टर्स ऑल्सो डिक्रीजेज, क्योंकि वो देगा नहीं ना इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं देगा तो मेटल कैसे बनेगा भाई? मेटल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देना बहुत ज़रूरी है। टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इज मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, अब हम नॉन मेटेलिक पे आए तो आपको ध्यान है प्रेडिक्टेबल में क्या होता है? इनिशियली यहाँ होते हैं मेटल्स, फिर होते हैं मेटलॉइड्स और फिर होते हैं नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि साइज़ होता जा रहा है छोटा, साइज़ होता जा रहा है छोटा, इलेक्ट्रॉन देना नहीं है अब इसको, अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन लेने पे आ जाएगा। साइज़ छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इज डिक्रीज्ड, सो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज्ड। बट बिकॉज साइज इज गेटिंग स्मॉल तो इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए ईजी हो जाएगा। इट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स विल increase. Okay, so children, focus on it once again. Everything here is based on very simple concept. कोई rocket science नहीं है, बहुत simple सा एक concept है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जितना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे, वो उतना खींच लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, साइज हो जाएगा छोटा। और जितना इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी ज़्यादा। और अगर हमें अब उस छोटे में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, छोटे साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो हमें भी ज़्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होते जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है देने की वो कम होती जा रही है। नॉन मेटेलिक यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसीज बढ़ती जा रही है। वो अब यहाँ से भी देख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +1, ये दे रहा है। इसकी वैलेंसी +2, वैलेंसी बढ़ रही है, देखो +2, वैलेंसी कितनी हो गई? +3, बढ़ गई। यहाँ को वैलेंसी हो गई, 4 इलेक्ट्रॉन है, ना तो देगा ना तो लेगा, ये शेयर करता है। 5 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल नहीं देगा। 3 इलेक्ट्रॉन लेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए भाई, कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट 2 8 होना चाहिए ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, -2 वैलेंसी है। तो वैलेंसी भी कैसे चेंज हो रही है? +1 +2 +3 4,
-3, -2 दिस वे। इट मीन्स ये मेटेलिक कैरेक्टर से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स पे हम जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज हो रही है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ग्रुप्स में कैसे चेंज होती है। ये आप देखेंगे बिल्कुल मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप प्लीज़ देखना ना भूलें मेरे चैनल को हॉरिज़न साइंस। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपके आसपास जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि वो ट्यूशन फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल्स भी नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कोरोना पैंडमिक सिचुएशन की वजह से कहीं फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनसे मेरे ये वीडियो शेयर करते रहिए, आप भी फ़ायदा उठाते रहिए। आई होप एवरीथिंग विल बी मीन्स वेरी गुड quickly as soon as possible. May God bless you beta, may God bless everyone. Thank you so much. Keep watching, liking, sharing and subscribing my channel. Love you all.